हाय गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई। 2024 जून इवनिंग वाली शिफ्ट के पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, CSIR नेट लाइफ साइंस की। यहाँ हम इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये है इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कंडेंस टू प्रोड्यूस आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट, द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्पिनोइड्स बाय मेवलोनेट पाथवे। देखिए, जब हम लोग लिपिड की बात कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है उसका कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा उसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस करने में एक तरफ तो उसका एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सब एक ही एंजाइम के मल्टीपल डोमेन्स की वजह से हैं। और दूसरा ये जो नंबर वाला गेम है कि भाई कितने अस्टाइल को एंजाइम ए कंज्यूम हुए। अब हमें बनाना है अल्टीमेटली डाइफॉस्फेट। तो आपको ये याद होंगे सबस्ट्रेट्स, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब कितने अस्टाइल को एंजाइम में टोटल यूज़ होने वाले हैं? शुरुआत में 2 अस्टाइल को एंजाइम ए जुड़ करके असिटो असिटाइल को एंजाइम ए बन गया। अब HMG को एंजाइम में सिंथेस आता है और एक अस्टाइल को एंजाइम ए को और यूज़ करेगा ताकि HMG को एंजाइम ए बन जाए। फिर इसके बाद हमारे पास कहीं और कोई को एंजाइम ए नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के 3 असिटाइल को एंजाइम ए हैं जो यहाँ कंज्यूम हुए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस पूरी कहानी के अंदर कितने NADPH या फिर कितने ATP कंज्यूम हुए। क्वेश्चन नंबर 2, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एन एनालिसिस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंटी स्पाइक एंटीबॉडी इन सीरम ऑफ अ COVID-19 पेशेंट। They use the same ELISA plate, the same reagents for coating, blocking and detection and the same ELISA reader. दोनों ने जो जनरेट किया है स्टैंडर्ड कर्व वो इंडिपेंडेंटली जनरेट किया है अलग अलग। यहाँ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन के बेस पे किया है उन्होंने। प्रोटीन सेम इस्तेमाल किया है, स्पाइक प्रोटीन। जब स्टूडेंट ए ने कैलकुलेशन किया अननोन सैंपल में, तो उसने पाया कि जो कंसंट्रेशन थी वो थी 100 माइक्रोग्राम पर ml और ये करेक्ट कंसंट्रेशन थी। लेकिन स्टूडेंट बी ने जो रिपोर्ट किया वो है 450 माइक्रोग्राम पर ml। तो यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन, लगभग 4.5 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाई है स्टूडेंट बी ने, और ये गलत थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन द रॉन्ग रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट बी। तो ये ज़्यादा रिजल्ट क्यों आया भाई? पहला है कि ELISA प्लेट वाज नॉट वॉश्ड प्रॉपरली बिटवीन कोटिंग एंड एंटीजन एंड ब्लॉकिंग। तो अगर यहाँ वॉशिंग के इशू आते तो रिजल्ट या तो बिल्कुल जीरो आते या फिर बहुत ज़्यादा आते। सेम वही रीज़न यहाँ भी है, द ELISA प्लेट वाज नॉट वॉश्ड प्रॉपरली आफ्टर एडिशन ऑफ द सैंपल। थर्ड है, द स्लोप ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व जनरेटेड बाय स्टूडेंट बी वाज लोअर देन द ऑप्टिमल। स्टैंडर्ड कर्व की बात हम लोग कर रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। द नेगेटिव कंट्रोल शोड वेरी लिटिल एब्जॉर्बेंस। अगर वो करता भी है तब भी कैलकुलेशन में हम पॉजिटिव की वैल्यू भी लेकर चलते हैं। अब देखिए, जब हम स्टैंडर्ड कर्व जनरेट करे होंगे, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड कर्व ये जनरेट किया है ए वाले ने, और दूसरे का स्टैंडर्ड कर्व है इस तरह का बी। जो एब्जॉर्बेंस आई, सपोज दोनों ने एक एब्जॉर्बेंस ली, तो एब्जॉर्बेंस आप देखेंगे तो नोटिस कीजिए, अगर मैं कंसंट्रेशन वाली बात पर जाऊं तो ए उसी एब्जॉर्बेंस में मुझे कम कंसंट्रेशन दिखाएगा और जो बी है वो मुझे ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाएगा। तो ये थी वो बात जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना होता है कि वेरिएशन कितना बड़ा है। अगर ये सपोज हम बात कर रहे होते कि ये बहुत ज़्यादा है 1500 1800, तब हम लोग वॉशिंग पे ध्यान दे सकते थे, खास तौर से जहाँ पर एंटीबॉडी की वह अटैचमेंट होता है उस वाले पॉइंट पर। मतलब अगर मैंने यहाँ एंटीबॉडी अटैच होना है और इस टाइम मैंने ढंग से वॉशिंग नहीं की, तो जो बहुत हल्के से बाउंड हैं वो भी चिपके रह जाएंगे और तब मुझे कहीं गुना ज़्यादा सिग्नल दिखने को मिलेगा। तो खैर, इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के साथ ही सॉल्व होते हैं जब हमारे पास उसका ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल ऑपरॉन इज इनकरेक्ट। अब ये बेसिक समझो कि लिटरेचर वाइज क्वेश्चन है, हर एक ने ऑपरॉन पढ़ रखे होते हैं। ऑपरॉन की कहानी क्या होती है कि अल्टीमेटली एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हों और ये जीन्स अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। आमतौर पे ये सब के सब एक ही पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लैक ऑपरॉन की बात करो तो वहाँ जो 3 जीन है, उन 3 जीन से 3 डिफरेंट एंजाइम बन रहे हैं, लेकिन वो एंजाइम काम तो एक ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, जो कि लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म था।
फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जो ये जितने भी जीन्स वहाँ एक्सप्रेस कर रही हैं अलग अलग, ये हर एक का अपना एक स्टार्ट कोडॉन होगा, अपना स्टॉप कोडॉन होगा और अपनी राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होगी। जैसे कि यहाँ देखो ना, इसका अपना आरबीएस है, इसका अपना आरबीएस है और इसका अपना आरबीएस है, लेकिन सबका सब कंट्रोल एक ही के अंदर है प्रमोटर में, तो ये एक ही ऑपरेंड का पार्ट है। अब इस सारी कहानी के ऊपर बेस होकर के ऑप्शन नंबर 1 कह रहा था कि ऑपरोन्स कैन एनकोड मल्टीपल प्रोटीन विद लिंक्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये हो गया ट्रू। एन ऑपरोन एक्सप्रेसेस मल्टीपल प्रोटीन फ्रॉम अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, ये भी ट्रू है। ट्रांसक्रिप्शन एक ही साथ होता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ऑपरोन हैज ओनली वन एसडी सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम, ये था गलत। ये जो शाइन डलगनो सीक्वेंसेस हम एसडी सीक्वेंस भी कहते हैं, ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोकैरियोट में, और ये राइबोसोम के 16S वाला जो आरएनए है उसके 3 प्राइम वाली साइट से अटैच होती है। अगर ये प्रॉपरली बाइंड कर गया तो राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट होती है 30S, वो करेक्टली अलाइन कर जाएगी और ये फ्रेम में ले आएंगे AUG कोडोन को। और फिर लास्ट ऑप्शन है ऑपरोन एक्सप्रेशन इज ऑफन टाइटली रेगुलेटेड। हमने लैक ऑपरोन के रेगुलेशन देखे हैं, ट्रिप के रेगुलेशन देखे हैं, तो हमने पाया है कि वो वक्त पड़ने पर ही ऑन या ऑफ होते हैं। तो क्वेश्चन 4 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द ऑर्गेनल्स लिस्टेड बिलो विच वन डज नॉट ऑब्टेन प्रोटीन वाया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। देखिए, जो हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी है, आपके एंडोजोम्स हैं, लाइसोसोम्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर एंडोजोम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी ये तो पार्ट है इसका, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट नहीं होता। तो इसलिए जो आंसर है वो है 3। माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, जनरली वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेट होकर के तब अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि हमने कुछ एक प्रोटीन से लिपिड्स की कहानी को थोड़ा सा अलग भी देखा है, वो एक्सेप्शन के रूप में हम देखते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 7 की, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूज्ड। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम लोग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो ना कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, या तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या फिर कोई और चार्ज का ग्रेडियंट या मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एटीपी के सिंथेसिस है उसके लिए एडीपी साइटोसोल में पड़ा हुआ है, तो एडीपी को अंदर लाना है और एटीपी को बाहर भेजना है। इस सब कहानी में प्रोटॉन ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल आता है। हालांकि ये ज़्यादातर लिटरेचर में मेंशन नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी इनटू साइटोसोल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एडीपी फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। भाई यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 और 2 हैं ये एक ही एंजाइम के द्वारा होते हैं। ये एक तरह का एंटी ट्रांसपोर्टर है जो एडीपी को अंदर लेके आता है माइटोकॉन्ड्रिया के और बदले में एटीपी को बाहर भेजता है, लेकिन इसे भी अपना प्रॉपर काम करने के लिए पीएमएफ की आवश्यकता पड़ती है और ये बात कम जगह मेंशन होती है। फिर आती है बात थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फेट आयंस फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आयंस को भी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट की। पीआई को भी जो अंदर लेके आना है वहाँ भी ये काम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनएडीएच फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो ये लास्ट पॉइंट है फोर्थ, एनएडीएच को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके लिए अलग पाथवे है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एनएडीएच बनता है और फिर इस एनएडीएच को हमें अंदर लेके आना होता है। या तो मैलेट एस्पार्टेट शटल होती है या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल, और ये शटल एंजाइमेटिक है और यहाँ पर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते। तो जो आपका आंसर बन गया है कि भाई नॉट यूज्ड वाली कहानी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एनएडीएच का ट्रांसपोर्ट करने में ये कहानी इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, a yeast strain has accumulated a mutation that makes it grow slowly. Investigations reveals that ribosomal RNA levels have dropped drastically in this strain. Which RNA polymerase is likely to be mutated in this strain? क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट के अंदर कहीं म्यूटेशन हुआ है जिससे राइबोसोमल आरएनए के लेवल जो हैं गिर गए हैं, तो मतलब इस म्यूटेशन की वजह से राइबोसोमल आरएनए नहीं बन रहा है। अब देखिए, ईस्ट जो है यूकैरियोटिक सिस्टम है। अब ये पूछा हुआ था कि ये जो म्यूटेशन हुआ है किस आरएनए पॉलीमरेज में हो सकता है। ऑप्शन में है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, देन सेकंड
ये बनाता है मैसेंजर आरएनए और एसएनआरएनए। और थर्ड ये बनाता है 5s राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे 5s राइबोसोमल आरएनए की बात तो नहीं करी इन्होंने, तो जब केवल राइबोसोमल आरएनए की बात कर रखी हो तब हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a 160 kDa कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल, 160 किलो डाल्टन का एक कॉम्प्लेक्स है 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। इनमें से एक डाइमर है जो कि 25-25 kDa का बना लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए 25 kDa का है और ये 25 kDa का है, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगे हुए हैं 2। फिर 3 दूसरे प्रोटीन है 10, 30 और 70 के। तो एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, और एक बड़ा प्रोटीन मान लीजिए। तो ये सब मिल करके एक प्रोटीन बना रहे हैं जिसमें से 10, 30, 70 साथ में चिपके हुए हैं, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। इट वॉज आइसोलेटेड और फिर एनालाइज किया गया एसडीएस पेज जेल पे। हालांकि लोड करते हुए सैंपल को डीटीटी को ऐड नहीं किया गया था। अब देखिए डीटीटी की कहानी क्या है कि जहाँ जहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड लगे होते हैं ये उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। जहाँ तक रिड्यूस कर सकता हो ये रिड्यूस कर देगा। नतीजा, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं आपस में वो अलग अलग हो सकते हैं। ये है मेन काम डीटीटी का। अब देखिए ना, यहाँ पर हमने डीटीटी नहीं डाला है लोडिंग डाई के अंदर, तो उसका मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए होंगे। तो विच वन द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड रिप्रेजेंट द एसडीएस पेज प्रोफाइल। तो भाई जब ये ना चलाएंगे हम लोग तो देखिए जो 25-25 का डाइमर है वो एक साथ ही मिलेगा आपको। इसके अलावा जो 70 वाला है आपका ये अलग हो जाएगा, जो 30 वाला है आपका ये अलग हो जाएगा, और 10 वाला ये अलग हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ सही मायने में तो मुझे 10 का मिलेगा, 30 का मिलेगा बैंड, 70 का बैंड मिलेगा, और मुझे मिलेगा 50 का भी। लोकेशन में मत जाना, मैंने जस्ट केवल अलग कर दिए हैं। लोकेशन वाइज बात करेंगे तो हमें वो यहाँ मिलेगा। तो 4 बैंड मिलने वाले हैं मुझे, 10, 30, 50 और 70 के। ये 50 का इसलिए है क्योंकि 25-25 के दो आपस में जुड़े हुए हैं। आंसर नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। आप भी आई फ्लाई के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। बाय बाय।